ठीक है। हाँ बच्चों, कल हमने पहला वीडियो बनाया था, तो वीडियो पहला था तो कुछ कमियां भी होंगी। आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। जो कल की वीडियो में कमियां थी उन्हें आज दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई कमी तुम्हें लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी अब वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो वीडियो आए तो पता चल जाए। कल के वीडियो में ऑडियो और वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं था, तो आज के वीडियो में अपेक्षा करते हैं कि कल से अच्छा आएगा। सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो को जरूर देख लेना, और आज का वीडियो भी पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये दूसरी क्लास है। जो हमारी यूनिट चल रही है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यूनिट में 4 चैप्टर हैं और पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। तो जो बातें हमने कल पढ़ी थी उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या है। स्थिर वैद्युतिकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कल वाली वीडियो के, उन्हें मैं फिर से बता रहा हूँ। स्थिर वैद्युतिकी इस शब्द का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। केवल कैसे आवेश, स्थिर आवेश, उस शाखा को हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। इसके बाद हमने आवेश के बारे में पढ़ा। आवेश कहाँ से आया, कैसे हमें पता चला, और आवेश कहते किसे हैं। तो मैं आवेश की परिभाषा लिख रहा हूँ। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ या अन्य कणों पर बल लगाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य कणों पर बल लगाता है आवेश कहलाता है। अब यहाँ कुछ बातें समझने की हैं परिभाषा के अंदर। कल भी मैंने बताया था, अभी आप फिर से समझ लो। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है। इसका मतलब है कि आवेश हमेशा पदार्थ के साथ होगा। अगर पदार्थ होगा तो आवेश होगा, बिना पदार्थ के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं। पदार्थ मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान के साथ ही होगा आवेश। द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। मतलब पदार्थ हो सकता है बिना आवेश के, लेकिन आवेश बिना पदार्थ के नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। इसका मतलब आवेश क्या है, एक गुण है बस। आवेश क्या है, एक गुण जिसके कारण वो दूसरे गुणों पर क्या करता है, बल लगाता है। अब तुम पूछोगे कि पदार्थ केवल आवेश की वजह से बल थोड़ी लगाता है। पदार्थ तो दूसरे गुणों की वजह से भी बल लगाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है, पदार्थ लगाते हैं। किस वजह से लगाता है पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल, उसके अंदर द्रव्यमान होता है इसलिए। द्रव्यमान क्या है, गुण है जो पदार्थ के अंदर होता है। उसी तरह से जिस तरह से द्रव्यमान होता है पदार्थ में, उसी तरह से पदार्थ में आवेश भी हो सकता है। जब द्रव्यमान होगा तो बल कौन सा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जब पदार्थ के अंदर आवेश होगा तो बल दूसरा लगेगा। अब कल मैंने बताया था कि आवेश का अर्थ क्या है, विद्युत। विद्युत और आवेश एक दूसरे के पर्यायवाची है इस पूरी यूनिट में। तो आवेश का अर्थ विद्युत है, तो आवेश के कारण जो बल लगेगा उस बल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत बल। क्या बोलेंगे,
तो इस पूरी परिभाषा को अगर हम और अच्छे से बोलें तो क्या है मतलब है इसका, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य कणों पर विद्युत बल लगाता है, आवेश कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया? अगर किसी पदार्थ पर आवेश होगा तो वो कौन सा बल लगाने लगेगा? विद्युत बल। कौन सा बल? इसे हम विद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो है आवेश के कुछ गुण, जो हमने कल फ्रैंकलिन के प्रयोग में पढ़े थे। उनसे जो निष्कर्ष निकले क्या थे? वो ये थे कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ये जो नाम है धनावेश और ऋणावेश, ये बीजगणित के आधार पर है, क्योंकि दो आवेशों को जोड़ने पर जीरो हो जाता है। इसलिए एक आवेश धनात्मक होना चाहिए, दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। तो आवेश दो प्रकार के हैं। इसके बाद समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण। समझ में आ गया? ये हम पढ़ चुके हैं। समझ में आ गई? वीडियो को यहाँ पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर से पॉज करके नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। तो कल हमने देखा कि आवेश दो प्रकार का है, धनावेश और ऋणावेश। अब हमें ये पढ़ना है आगे कि किस वस्तु पर धनावेश आएगा और किस वस्तु पर ऋणावेश आएगा। समझ में आ गया? किस वस्तु पर धनावेश आएगा और किस वस्तु पर ऋणावेश आएगा। कैसे पता चलेगा हमें किस वस्तु पर धनावेश आएगा? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि आवेश किस वजह से आता है। अभी तक जो हमने विधि पढ़ी है बस एक ही विधि पढ़ी है। क्या है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे तो क्या होगा? दोनों पर आवेश आएगा। ये विधि पढ़ी है। तो अभी हम इसी विधि के बारे में बात करेंगे। आवेश रगड़ने से आएगा, अभी हम यही जानते हैं। तो रगड़ने से किस वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा? तो उसके लिए एक सारणी है उन पदार्थों की जिन पदार्थों के ऊपर हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जिन पदार्थों के को हम ज़्यादातर आवेशित करते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं और उनकी क्या सारणी है? पहला पदार्थ है उसमें कांच, दूसरा पदार्थ है लकड़ी, तीसरा है धातु, उसके बाद है रबर, बीच में आएगा सिल्क, उसके बाद है प्लास्टिक, उसके बाद आएगा सल्फर। ये कुछ वो पदार्थ हैं जिनको हम रगड़ के आवेशित करते हैं। इस पूरी सारणी में जो ऊपर वाला पदार्थ है वो हमेशा धनात्मक होगा, उस पर हमेशा कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक। और जो नीचे वाला पदार्थ है सारणी में उस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक। समझ में आ गया? मतलब अगर हम कांच को लकड़ी से रगड़ें तो कांच पर कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक। और लकड़ी पर? समझ में आ गया? अगर हम लकड़ी को सिल्क से रगड़ते हैं तो लकड़ी पर कौन सा आएगा? समझ गए? और सिल्क पर कौन सा आएगा? ऋणावेश। समझ गए? मतलब लकड़ी को कांच से रगड़ेंगे तो ऋणावेश आएगा और सिल्क से रगड़ेंगे तो धनावेश आएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से अगर हम कांच को किसी भी पदार्थ से रगड़ें तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। सल्फर को किसी भी पदार्थ से रगड़ा जाए तो कौन सा आवेश आएगा? प्लास्टिक को सल्फर के अलावा किसी भी पदार्थ से रगड़ें तो कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। इसका मतलब है अब सल्फर को अगर हम यहाँ से हटा भी दें, इसको हटा दें और इस बाकी की सारणी को देखें तो यहाँ जो दो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं वो क्या हैं? कांच और प्लास्टिक। क्योंकि कल हमने प्रयोग में भी देखे ये दोनों पदार्थ। कांच पर कौन सा आवेश आएगा? हमेशा धनावेश। और प्लास्टिक पर कौन सा आवेश आएगा? हमेशा ऋणावेश। समझ में आ गई बात?
अब ये परिपाटी है, परिपाटी मतलब समझते हो, मान्यता। अब हमने ये मान लिया कांच पर धनावेश है और प्लास्टिक पर ऋणावेश, तो ये अभी हमें याद रखना है कि कांच पर धनावेश है आएगा हमेशा और प्लास्टिक पर ऋणावेश आएगा। अभी क्यों आएगा ये हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात। अभी तक हमें ये याद रखना है कि इस पूरी सारणी में जो भी पदार्थ ऊपर है उस पर धनावेश आएगा, जो नीचे है उस पर ऋणावेश आएगा। तो अब तुम्हें दो ही पदार्थ याद रखने हैं, कांच और प्लास्टिक। ये सारणी भी नोट कर लेंगे, लेकिन ये दो पदार्थ हमें याद रखने हैं, कांच और प्लास्टिक। कांच पर कौन सा आवेश आएगा हमेशा धनात्मक, प्लास्टिक पर कौन सा आएगा, समझ में आ गई। अब हमारे पास दो छड़ हैं, एक कांच की एक प्लास्टिक की। हम कांच को किसी से भी रख दें तो कांच पर हमेशा कौन सा आवेश आएगा, समझ गए। जैसे ये कांच है और ये कोई भी पदार्थ, अगर हम इस कांच की छड़ को इस पदार्थ से रगड़ते हैं तो इस पर धनावेश आएगा और इस पर ऋणावेश आएगा, समझ में आ गई बात। दो पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो एक पर धनावेश आता है तो दूसरी पर, समझ में आ गई बात, समझ गए। मतलब अगर हम किसी कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ें तो उस कांच की छड़ पर धनावेश आएगा और उस कपड़े पर ऋणावेश आएगा। अगर हम उसी कपड़े से प्लास्टिक की छड़ को रगड़ेंगे तो प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश आएगा और उस कपड़े पर कौन सा आवेश आएगा, समझ में आ गई बात। कपड़ा एक ही है लेकिन कपड़े पर धनावेश भी आ सकता है और, समझ गए, डिपेंड करता है हम किस पदार्थ से उसको रगड़ते हैं, कांच से या प्लास्टिक से, समझ गए। तो अभी हमारे पास दो पदार्थ फिक्स हो गए जिनके आवेश हमको पता है, कांच और प्लास्टिक, समझ में आ गए, उसको नोट कर लें। इसके बाद आगे कांच धनात्मक और प्लास्टिक ऋणात्मक, ठीक है। ताकि अगर हम आगे किसी प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पहले से पता होना चाहिए कांच पर कौन सा आवेश है। अब वो धनावेश कैसे आया वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। रगड़ने से कांच धनावेशित ही क्यों होता है ये आगे पता चलेगा। अब आगे इसके बाद आता है आवेश के मात्रक। जब हम किसी भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं तो उसको मापना भी सीखते हैं। मापने के लिए क्या चाहिए, मात्रक। तो आवेश के भी मात्रक हैं। कौन कौन सी मात्रक है आवेश, अलग अलग मात्रक प्रणालियों में अलग अलग मात्रक है। सबसे पहले एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है, कूलम। ये इसकी स्पेलिंग है और ये इसका प्रतीक है सी, कैपिटल सी, ठीक है ना। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम के कूलम। इसके बाद आता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या है इसका, ईएसयू। अब ईएसयू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत इकाई। पूरा नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या क्या इसके एक नाम और भी है और वो दूसरा नाम क्या है इसका, फ्रेंक। समझ में आ गया। सीजीएस प्रणाली में आवेश का मात्रक क्या है, ईएसयू, स्थिर वैद्युत इकाई। या एक शब्द में बोलेंगे तो क्या आएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसके नाम से। इसे हम आवेश का सबसे छोटा मात्रक कहते हैं। ये क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। इससे छोटा कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक। एक कूलम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं। अगर हमें फ्रैंकलिन को कूलम में या कूलम को फ्रैंकलिन में बदलना हो तो इनका आपस में संबंध क्या है। एक कूलम का मतलब होता है 3 × 10⁹। एक कूलम बराबर 3 × 10⁹। समझ में आ गई। अगर हमें फ्रैंकलिन का मान निकालना है कूलम में तो इसमें क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। क्या आएगा, 1 × 3 × 10⁹। समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं अलग दूसरे मात्रक, ये ऐसा ही मात्रक और सीजीएस मात्रक। इसके बाद आता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है फैराड।
फैराडे को कूलम में बदले कितना आएगा 96,500। समझ में आ गया? समझ गए? ये तो वो मात्रक है जो हमको याद होनी चाहिए, सबसे छोटा और सबसे। समझ में आ गया? अब कुछ ऐसे मात्रक जो हमें न्यूमेरिकल में काम आते हैं, तो यहाँ लिखो अन्य मात्रक, नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक एफ। वीडियो बीच में पॉज हो गया था, किसी का फोन आ गया था, बोले नहीं हम आगे से ध्यान रखेंगे, उसको एरोप्लेन मोड पर रखने। देखो तो भी मात्रक चल रहे थे, अगला जो मात्रक है वो है कूलम। एक कूलम का मतलब होता है 10 कूलम। इसके बाद आते हैं अन्य मात्रक, इनका उपयोग हम न्यूमेरिकल करने के लिए करें। ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल के लिए अलग से ही मात्रक होते हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल में यही मात्रक आते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल में काम आने वाले मात्रक। कौन कौन से मात्रक है वो? सबसे पहले है मिलीकूलम, दूसरा है माइक्रोकूलम, और अगला है नैनोकूलम। मिलीकूलम को लिखते हैं MC, इसको UC और इसको NC। मिलीकूलम में मिली का मतलब है 10⁻³ कूलम का मतलब कूलम। माइक्रोकूलम में माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶, 10⁻⁶ कूलम। नैनोकूलम में नैनो का मतलब है 10⁻⁹। ये क्या हो 10⁻⁹ कूलम। समझ में आ गई थी? ये तीनों मात्रकों का उपयोग सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल का होगा, और इन तीनों में सबसे ज्यादा माइक्रोकूलम का। जब भी हमको न्यूमेरिकल करते हैं तो अगर कूलम में दे रखा है तो कोई समस्या ही नहीं, चेंज करना ही नहीं, लेकिन अगर माइक्रोकूलम में दे रखा हो तो कूलम में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा ही मात्रक कूलम है। हमें कूलम को माइक्रोकूलम में बदलने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, लेकिन माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। कभी कभी आवेश मिलीकूलम में भी दिया होगा, कभी कभी नैनोकूलम में भी दिया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा माइक्रोकूलम। ठीक, इसको नोट कर ले। अब कुछ दैनिक जीवन में जो उदाहरण हैं उनकी बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सबसे बड़ी चीज ये पढ़ी, जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश आता है। और क्या सब चीजों में आवेश आता है? हमने यही बताया था कि हम किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु के साथ रगड़ें उसमें आवेश जरूर आएगा, और एक वस्तु में नहीं, दोनों में आएगा। एक वस्तु का धनावेश आएगा, दूसरी पर ऋणावेश आएगा, यही होता है। अब आवेश आता कहाँ से? ऐसा नहीं है कि आवेश कहीं से उत्पन्न होता है, आवेश वस्तु के अंदर ही होता है, रगड़ने से उसका प्रभाव हमको दिखने लगता है। अगर तुम प्रयोग करो और एक लोहे की छड़ ले, कैसी छड़? लोहे की। उस लोहे की छड़ को हम प्लास्टिक की छड़ की तरह कपड़े से रगड़ लें। जैसे लोहे की छड़ को, जैसे प्लास्टिक की छड़ को या पेन को अपन रगड़ते हैं, और पेन को रगड़ने के बाद एक कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं, धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। अगर इसी तरीके से यही प्रयोग हम लोहे की छड़ के साथ करें और उसको रगड़ने के बाद प्लास्टिक कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो कागज के टुकड़े उससे नहीं चिपकते हैं, क्योंकि उस पर आवेश नहीं आ रहा। तो ये बता रहे थे कि रगड़ने से आवेश आएगा, प्लास्टिक में सब में आएगा। लेकिन अगर आप लोहे की छड़ लें और उसको किसी वस्तु के साथ, किसी पदार्थ के साथ रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो कागज के टुकड़े उस लोहे की छड़ से नहीं चिपकते हैं, जैसे प्लास्टिक की छड़ से चिपकते हैं। तो क्या लोहे की छड़ में आवेश नहीं आ रहा? आंसर है आ रहा है। अगर आवेश आ रहा है तो जैसे प्लास्टिक आकर्षित कर रहा है कागज के टुकड़ों को, वैसे लोहे की छड़ आकर्षित क्यों नहीं करती? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर जब हम लोहे की छड़ को, लोहा
और एक प्लास्टिक, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये लोहा है और ये प्लास्टिक है। लोहा विद्युत का क्या है? विद्युत मतलब आवेश। लोहा विद्युत का क्या है? चालक। और प्लास्टिक क्या है? विद्युत का कुचलक। जब हम प्लास्टिक के पेन को रगड़ते हैं तो जब जैसे हमने इस स्थान को यहाँ से रगड़ा तो जो आवेश आएगा वो यहाँ आएगा और वो आवेश यहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ क्या है? कुचालक। जो आवेश यहाँ आया है वो इस पदार्थ के अंदर चल के यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसके अंदर ही और इसी स्थान पर रहेगा, क्योंकि वो आवेश इस पदार्थ में चल नहीं सकता है, क्योंकि ये पदार्थ क्या है? कुचालक। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर हम इसके स्थान पर हम लोहे की छड़ काम में लें तब क्या होगा? तब जब हम इसको रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद जो आवेश यहाँ आ रहा है वो इस पदार्थ के अंदर चल के कहाँ तक आ जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये पदार्थ क्या है? चालक। लोहा है। लोहा क्या है? चालक। जो आवेश इसमें यहाँ आएगा वो इसमें चल के कहाँ आ जाएगा? हमारे शरीर। और हमारे शरीर में चल के कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी। तो ऐसा नहीं है कि लोहे की छड़ को रगड़ने से इसमें आवेश नहीं आता है, आवेश तो आता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? पृथ्वी। समझ में आ गया? जो आवेश आया वो चला गया। समझ में आ गया? जो आवेश आया वो कहाँ गया? पृथ्वी के अंदर चला गया। जैसे प्लास्टिक में आवेश आता है वैसे लोहे की रॉड में भी आता है, लेकिन इसके अंदर आवेश का प्रभाव क्यों नहीं देखना हमको? जो बल प्लास्टिक की छड़ लगाती है वैसे लोहे की छड़ क्यों नहीं लगाती? इसका कारण क्या है? जो आवेश आता है वो पृथ्वी में चला जाता है। अगर हमें लोहे की छड़ से कागज के टुकड़े चिपकाने हो तो क्या करें? लोहे की छड़ से कागज के टुकड़े चिपकाने हो जैसे प्लास्टिक की छड़ से चिपकाते हैं वैसे, तो हमें क्या करना चाहिए? उस लोहे की छड़ के एक साइड में क्या करना चाहिए? हमें कुचालक हैंडल लगा देना चाहिए। कुचालक हैंडल कैसे लगाएंगे? जैसे पेचकस होता है, पेचकस के पीछे क्या होता है? प्लास्टिक का हैंडल। अगर हम पेचकस को किसी वस्तु के साथ रगड़ें और कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो हम क्या देखेंगे? कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। लेकिन अगर वो हैंडल ना हो तो आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। कहाँ से? हमारे शरीर में होते हुए। लेकिन अगर वो प्लास्टिक का हैंडल होगा तो प्लास्टिक का हैंडल क्या है? कुचालक, जो हमारे हाथ का इस लोहे की छड़ से संपर्क नहीं होने दे रहा। उस प्लास्टिक के कवर की वजह से वो आवेश किसके अंदर रह गया? उसी के अंदर रह गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? समझ गए? जैसे लोहे का तवा होता है, और लोहे का तवा जब गर्म होता है और उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं हो, अगर हम उसको डायरेक्ट पकड़ लें तो क्या होगा? जो उष्मा उस लोहे के तवे में है, जो हीट उस लोहे के तवे में है वो हमारे बॉडी में आ जाएगी और हमको उसकी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि वो लोहे का तवा क्या है? चालक है। लेकिन अगर उसके ऊपर हैंडल लगा हो तो उसको आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि तब उसकी हीट उस हैंडल की वजह से हमारी बॉडी में नहीं आ पाती। समझ में आया? ठीक उसी तरीके से अगर हम एक लोहे की छड़ को हैंडल लगा के रगड़ेंगे तब कागज के टुकड़े से चिपक जाएगा। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि ये चालक है। अब इसके आगे अब आती है बात आवेशों की। आवेशों के गुण। आवेशों के क्या कहते हैं? तो आवेशों के कई गुण हैं। सबसे पहला गुण है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला गुण है योज्यता का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। योज्यता, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। अब योज्यता, योज्यता का मतलब समझते? हिंदी का शब्द है। योज्यता का मतलब नहीं समझते तो ऐड करना मतलब जोड़ना। ऐड करने का मतलब क्या है? जोड़ना। तो योज्यता का मतलब भी क्या होगा? जोड़ना। आवेशों के अंदर जुड़ने का गुण पाया जाता है। किसका? जुड़ने का। इस गुण से, हर गुण से हमें कुछ पता चलेगा, इससे भी कुछ पता चलेगा कैसे जोड़ा जाता है आवेशों को। मान लो कि ये कोई परमाणु है, इस परमाणु में, इसको बड़ा बना देते हैं, ये परमाणु, इस परमाणु में 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब ये मत देखो कि इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं पढ़ रहे हैं हम, कुछ और पढ़ रहे हैं। अब इस परमाणु के अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन का आवेश
एक प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस ई और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है माइनस ई। आवेश दोनों का बराबर है लेकिन चिन्ह का अंतर है, एक धनावेश है दूसरा ऋणावेशित कण है। समझ में आ गई। अब इस परमाणु के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कुल आवेश कितना आएगा, प्लस 10 ई और माइनस 10 ई बराबर क्या है 0। कैसे जोड़ा हमने, चिन्ह के साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा, चिन्ह के साथ। कैसे जोड़ा, चिन्ह के साथ। चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, अगर धनावेश है तो प्लस का लेंगे, ऋणावेश है तो माइनस का लेंगे। समझ में आ गया। हम फिजिक्स में 2 तरीके से जोड़ते हैं, एक चिन्ह के साथ और एक दिशा के साथ। चिन्ह के साथ और दिशा के साथ हम कौन सी राशियों को जोड़ते हैं, सदिश राशियां। कौन सी राशियां, जो राशियां सदिश होंगी उनमें दिशा का महत्व होता है, लेकिन जो राशियां अदिश होंगी उनमें चिन्ह का महत्व होता है। चिन्ह के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं, चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं जोड़ते समय, तो वो भौतिक राशियां कौन सी होंगी, सदिश या अदिश, अदिश। अगर हम चिन्ह का उपयोग करते हैं जोड़ते समय तो वो राशि कौन सी होगी, अदिश। अगर हम दिशा का उपयोग कर रहे हैं जोड़ते समय तो वो राशि कौन सी होगी, सदिश। तो बताओ आवेश कौन सी राशि है, कैसी है, अदिश। क्यों, क्योंकि हम आवेशों को कैसे जोड़ रहे हैं, चिन्ह के साथ। दिशा की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। समझ में आया। तो इस पहले गुण से हमें 2 बातें पता चली। पहले कि आवेशों को बीजगणितीय संख्याओं की तरह कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस का 10 माइनस का 10 बराबर 0, ऐसे किसको जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। तो आवेशों को बीजगणितीय संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। इस गुण को क्या कहेंगे हम, योज्यता। तो अगर हमें किसी वस्तु का या किसी निकाय का, निकाय समझते हो, अगर हमें किसी वस्तु का या किसी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उस निकाय के सभी आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ देंगे। जैसे ये कोई निकाय है और इस निकाय में कई आवेश हैं, जैसे इसी को निकाय मान लेते हैं, ये कोई निकाय है, ये परमाणु नहीं है, कोई निकाय है, और इस निकाय में 10 आवेश है, प्लस का और माइनस का 10 कूलम में मान लेते हैं, तो कुल आवेश कितना है 0। कैसे जुड़ा, बीजगणितीय संख्याओं की तरह। या दूसरा उदाहरण देख लो यहाँ से, ये कोई निकाय है और उस निकाय में कई आवेश है, जैसे प्लस का 5 कूलम, माइनस का 3 कूलम, प्लस का 8 कूलम, माइनस का 6 कूलम, प्लस 12 कूलम। अब प्लस तो लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि प्लस तो पहले से होता है, लेकिन मैंने लगा दिया 10 कूलम प्लस का। अब ये इस तरह से आवेश है। अब इस निकाय का कुल आवेश हमसे कोई पूछे, कुल आवेश क्यू बराबर, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, कुल आवेश क्यू बराबर क्या आएगा, तो 5 माइनस 3 प्लस का 8 माइनस का 6 प्लस 12 प्लस 10। क्यू बराबर कितना आएगा, 8 और 5 13। योज्यता के विषय में क्या पता चलो, पहले बोल लिख देते हैं। आवेशों को बीजगणितीय संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। इसे आवेशों की योज्यता का गुण कहते हैं। किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के, उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। आवेशों को बीजगणितीय संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। अब किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है। और हमें क्या पता चला इस गुण से कि आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि हम इसको जोड़ने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, चिन्ह का।
आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसको जोड़ते समय हम चिन्ह का दिशा का उपयोग नहीं करते। समझ में आ गया? ये है पहला वर्ड। उसके बाद आता है दूसरा वर्ड। पहला वर्ड समझ में आ गया। अब दूसरा वर्ड निश्चयता। निश्चयता इसे हम बोलते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। जैसे मैथ में दो तरह की राशियां होती है, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। यहाँ क्या लिखा है? प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इनवेरिएंस मतलब जो वेरी नहीं करे। इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं, किसके साथ वेरी नहीं करे, मतलब किसके वेरी नहीं करने का मतलब है नहीं बदले। किसके साथ नहीं बदले? अगर हम किसी वस्तु को आवेशित कर दें और उस आवेशित वस्तु को, जैसे ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को हमने आवेशित कर दिया और इसके पास कितना आवेश है? 5 कूलम। अभी ये रुकी हुई है और इसके पास कितना आवेश है? 5 कूलम। अगर ये वस्तु गति करने लग जाए तो गति करते समय इसका आवेश कितना रहेगा? 5 कूलम ही रहेगा। अगर हम इसकी स्पीड और बढ़ा दें तो भी 5 कूलम रहेगा, और बढ़ा दें तो भी 5 कूलम रहेगा। इसका मतलब है कि किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु के वेग के साथ बदलता नहीं है। वेग के साथ कैसा रहता है? निश्चल रहता है। कैसा रहता है? चल मतलब बदलना, लेकिन आवेश कैसा रहता है? वेग के साथ निश्चल, बदलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो ये जो गुण है आवेश का, कौन सा गुण? वेग के साथ नहीं बदलने का गुण। इस गुण को हम क्या बोलेंगे? निश्चलता। समझ में आ गया? तो बात यह है कि हम इस आवेश के इस गुण पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि आवेश गति के साथ नहीं बदलता, तो क्या बाकी की चीजें बदलती हैं? तो आंसर है हाँ। बाकी की चीजें, तो पदार्थ के अंदर आवेश होता है, आवेश के अलावा एक और चीज भी होती है जो हर पदार्थ में होती है। आवेश भी होता है हर पदार्थ में, लेकिन आवेश का प्रभाव हमें कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। लेकिन द्रव्यमान का प्रभाव हमें हमेशा दिखता है। तो एक भौतिक राशि है आवेश और एक भौतिक राशि है द्रव्यमान। आवेश के बारे में अभी बताया कि आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान, अगर हम किसी वस्तु का जो भी द्रव्यमान है, अभी जैसे ये वस्तु है और इसका अभी द्रव्यमान है 5 किलो, तो ये और ये रुकी हुई है और इसका द्रव्यमान कितना है? 5 किलो। तो ये जो 5 किलो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे? इसका विराम द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? मास एट रेस्ट, विराम स्थिति का द्रव्यमान। समझ में आ गया? विराम द्रव्यमान। अब अगर ये गति करने लगे तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा। क्या होगा? द्रव्यमान परिवर्तित होगा। क्या होगा? द्रव्यमान परिवर्तित होगा। अब परिवर्तन तो दो तरह का होता है, बढ़ता भी है, घटता भी है। घटने को भी परिवर्तन कहते हैं, बढ़ने को भी परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई वस्तु गति करने लगे, रुकी हुई वस्तु का वेग धीरे धीरे बढ़ाएं, तो द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा? तो इसका आंसर है बढ़ेगा द्रव्यमान। किसके साथ बढ़ेगा? वेग के साथ। तो द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान निश्चल है क्या? नहीं। लेकिन आवेश गति के साथ नहीं बदलता, इसलिए आवेश क्या है? निश्चल। इस वर्ग को हम क्या बोलेंगे? निश्चलता का। समझ में आ गया? अब द्रव्यमान जब बदलता है तो किस रूप में बदलता है? किस संबंध से हम ये पता लगा सकते हैं? ऐसा कौन सा रिलेशन है, कैसा कौन सा सूत्र है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान में कितना अंतर है? तो उसका पता लगाने का हमारे पास एक सूत्र है। सूत्र क्या है? मान लो किसी वस्तु का ग्राम द्रव्यमान है, ये कौन सा द्रव्यमान है? ग्राम द्रव्यमान। जब ग्राम द्रव्यमान
जब वो रुकी हुई थी तब द्रव्यमान कितना था m। ये v, ये क्या है, वस्तु का वेग। वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन आएगा, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, ये परिवर्तन कह लो। कितना परिवर्तन होगा, हमारे पास सूत्र क्या है, डेल्टा m बराबर m अपॉन √1 माइनस p² अपॉन c²। इस सूत्र में डेल्टा m क्या है, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि, m क्या है, विराम द्रव्यमान, v क्या है, वस्तु का वेग, और c तो जब समझते होंगे, c क्या है, प्रकाश का वेग, नियतांक है। समझ में आया, समझेगा नहीं? तो जैसे जैसे इस v का मान बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा m में भी वृद्धि हो। समझ में आ गया, समझ गए।